हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। आज हम क्या देखेंगे इस वीडियो में? हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू निकालेंगे अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में हम एनुअल वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, जीएवी निकालना सीखा था, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जहाँ पे हमने देखे थे 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। फिर सेकेंड था कि जो स्टेप 1 से वैल्यू निकली और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज़ लोअर। एंड थर्ड स्टेप क्या था कि जो सेकेंड स्टेप से यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट निकला है उसको और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हैं विच एवर इज़ हायर। मेन ये देखा था। वो वैकेंट वाला जो चीज़ थी वो अब आपको समझाऊंगी। अब अंडर डिफरेंट सिचुएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? हम जब घर किराए पे चढ़ाते हैं ना, कई चीज़ें हो सकती है। एक तो आपको वर्ड सुनने को मिलेगा वैकेंट और एक सुनने को मिलेगा अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, अब इनका मैं बताती हूँ इनका मतलब क्या है। वैकेंट का मतलब तो क्या हुआ कि मेरा घर कुछ महीने किराए पे नहीं चढ़ा। वैकेंट मतलब घर खाली रहा। वैकेंट मतलब खाली, घर ही नहीं किराए पे चढ़ा। ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने घर किराए पे चढ़ाया हुआ है बट जो किराएदार है उसने मुझे रेंट ही नहीं पे किया। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज मतलब मुझे मिला ही नहीं रेंट। मुझे मिलना चाहिए था बट किराएदार ने रेंट नहीं दिया। वो रेंट क्या बन जाता है? अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, उसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट कि जब टेनेंट पे नहीं करता, किराएदार पे नहीं करता, जितना रेंट पे नहीं करेगा वो हमारा होगा अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं, इसी से हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे। फर्स्ट सिचुएशन तो क्या है कि व्हेन देयर इज नो वैकेंसी और नो अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब ना ही कोई अनरियलाइज्ड रेंट है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे मकान वाले किराएदार ने पैसा नहीं दिया और ऐसा भी नहीं है कि मेरा घर किराए पे नहीं चढ़ा। मतलब दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना वैकेंट है ना अनरियलाइज्ड रेंट है। मेरा मकान पूरा साल किराए पे भी चढ़ा है और किराएदार ने पूरा पैसा भी दिया है। इसका मतलब यही हुआ कि नो वैकेंट, मतलब घर खाली नहीं रहा, पूरा साल किराए पे चढ़ा रहा। नो अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब कि मेरे जो किराएदार है उसने पूरा पैसा भी मुझे दे दिया, कोई ऐसा अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें सेम वैसा ही करना है जैसा हमने पढ़ा था कि कैसे जीएवी निकलेगी, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, एनुअल वैल्यू निकलेगी। सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें वही 3 स्टेप देखेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, जो ये यहाँ से वैल्यू निकली, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज़ लोअर, ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज़ हायर। ये हमारी जीएवी आ जाएगी। इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत। ये सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन होता है जब कोई भी वैकेंट या अनरियलाइज्ड रेंट ना हो। अब जो हमने सेकेंड सिचुएशन पढ़नी है, इसके हमने क्वेश्चंस कल कर लिए थे सारे ना। अब जो हमने सेकेंड देखना है, अब इसमें देखेंगे व्हेन देयर इज अ वैकेंसी और नो अनरियलाइज्ड रेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब वैकेंट है पर अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, मतलब किराएदार ने जितना पैसा देना था वो सब दे दिया बट मेरा कुछ टाइम किराए पे नहीं चढ़ा घर। हमें यहाँ पे याद रखना है, अगर पूरा साल वैकेंट फुल ईयर है, पूरा साल खाली रहा घर, वैकेंट रहा, तब तो जीएवी ऑलवेज नील आएगी। नील क्यों आएगी? क्योंकि जब मेरे पास एक्चुअल में कोई किराया ही नहीं आया तो मैं कैसे कह दूँ कि मेरी इनकम है? तुम इनकम उसी को बोलोगे ना जब मिली है। जब पूरा साल घर खाली रहा, किराएदार मतलब किराए पे नहीं चढ़ा, तो मतलब मेरे पास पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो मेरी इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो जीएवी क्या रहेगी? नील, अगर फुल ईयर वैकेंट है। अगर फुल ईयर नहीं, सम मंथ्स, कुछ मंथ्स और पार्ट ऑफ द ईयर अगर वैकेंट है, इस केस में हमने कल देखा था कि अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से, ये जो मैंने समझाया था कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, हम जो थर्ड स्टेप में देखते हैं, हम देखते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज़ हायर। अगर एक्चुअली ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्चुअल रेंट ही ले लो। बट अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा है एक्चुअल से,
इस केस में भी एक्चुअल रेंट ही मेरा जीएवी बनेगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब वैकेंट वाला पार्ट आता है वहाँ पे जो मेरा एक्चुअल रेंट है वही मेरी जीएवी बनेगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जहाँ भी वैकेंट होगा वहाँ मेरा एक्चुअल रेंट ही एक्सपेक्टेड है। क्यों? सॉरी, एक्चुअल रेंट ही जीएवी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब कुछ मंथ खाली रहने की वजह से मेरा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है। नहीं तो मेरा एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता तो मेरी जीएवी वही बनती, बट कुछ महीने खाली रहने की वजह से मेरा एक्चुअल रेंट कम हो गया और एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो गया। इनकम तो एक्चुअल में मेरे पास कम आ रही है ना, और एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि एक्सपेक्टेड है मेरा 90,000, मेरा घर किराए पे नहीं चढ़ा जिस वजह से मेरे को एक्चुअल में पैसा मिला 50। अगर हम उसकी इनकम यहाँ पे जीएवी यानी 90,000 ले लेंगे और माइनस म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह सब कुछ करते हैं तो उसकी इनकम तो बहुत ज़्यादा हो गई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसकी इनकम ज़्यादा आ गई, टैक्स ज़्यादा लगेगा। जबकि एक्चुअल में उसको मिला सिर्फ 50,000। एक्चुअल में उसको कितना मिला? सिर्फ 50,000। टैक्स वो भरेगा 90,000 पे, तो वो फेयर नहीं है। इस वजह से जहाँ वैकेंट वाला आता है वहाँ हम एक्चुअल रेंट को जीएवी मानते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो मालिक है, जो ओनर है, उसको कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। इस वजह से एक्चुअल रेंट को क्या बनाया गया? जीएवी। लॉजिक समझ गए होंगे। लॉजिक यही है क्योंकि एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक्चुअल में उसको इतनी इनकम नहीं मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस केस में उसको लॉस होगा, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि जहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, वहाँ पे हम एक्चुअल को ही जीएवी ले लेंगे। इतना आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलो, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखना, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। उसने बोला एनुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसने हमें दे दिया एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख, ठीक है। हाउस लेट आउट 10,000 रुपये महीना पे हुआ है। एक्चुअल रेंट कितना है? 10,000 पर मंथ। हाउस टैक्स पेड बाय ओनर। हाउस टैक्स का मतलब म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स ओनर पे कर रहा है विच इज़ 9,000। 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, हमें उसका कुछ नहीं करना, बस 9,000 है, हम 9,000 ले लेंगे। अब है हाउस रिमेन वैकेंट। 2 केस में दिया उसने। पहला केस है हाउस खाली वैकेंट रहा 1 महीना, दूसरा केस है हाउस वैकेंट रहा 3 महीने, ठीक है। अब हमें पता है अगर 1 महीना खाली रहा, मेरा घर किराए पे नहीं चढ़ा, तो कितने महीने चढ़ा होगा? 11 मंथ्स। तो 11 इंटू 10,000, तो एक्चुअल रेंट हो गया मेरा 1,10,000। एक्सपेक्टेड कितना है? 1 लाख। विच एवर इज हायर एक्चुअल। वैसे आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी वैकेंट होगा तो एक्चुअली उठाना है, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा जीएवी यहाँ पे कितना आ गया? 1,10,000। 1,10,000 कैसे आया? 1 महीना वैकेंट था। 1 महीना वैकेंट का मतलब क्या है? 1 महीना किराए पे नहीं चढ़ा। कितने महीने चढ़ा होगा? 11 महीने। 10,000 रुपये महीना रेंट है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 आ गया, और एक्सपेक्टेड है 1 लाख। विच एवर इज हायर 1,10,000। हमने पढ़ा था कि अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तो एक्चुअली ले लेंगे, ठीक है। माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कर देंगे 9,000। नाउ एनुअल वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1,01,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस बोलता है 3 महीने खाली रहा। 3 महीने मतलब 12 में से 3 महीने खाली रहा, 9 महीने घर चढ़ा किराए पे, तो एक्चुअल में उसको 10,000 इंटू 9, 90,000 मिली। एक्सपेक्टेड कितना है? 1 लाख। अब एक्सपेक्टेड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वैकेंट था। अगर वैकेंट ना होता, 10,000 इंटू 12 करते हैं, 1,20,000 मेरा एक्चुअल बनता है। तो एक्चुअली मेरा हर जगह वो बन रहा है विच एवर इज हायर में। अगर मैं वैकेंट ना होता 12 महीने किराए पे चढ़ता, तो ये 1,20,000 एक्चुअल होता, विच एवर इज हायर यही बनना था। बट वैकेंट के कारण मेरा एक्चुअल रेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेड को इग्नोर करके क्या लेना है? एक्चुअल। हमने यही पढ़ा था, एक्सपेक्टेड अगर ज़्यादा है एक्चुअल से तब भी हमारा जीएवी क्या रहेगा? एक्चुअल ही रहेगा। तो आपको याद रखना है बस, वैकेंट के केस में जितना एक्चुअल रेंट है वही हमारा जीएवी बन जाएगा। लॉजिक मैंने बता ही दिया कि अगर हम 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसको एक्चुअल में इतना नहीं मिला। तो इसलिए 90,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कर देते हैं 9,000। नाउ 81,000 हमारी क्या आ गई यहाँ पे? एनुअल वैल्यू।
इतना आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारा सेकंड केस कि जब हमारा हाउ व्हेन देयर इज अ वैकेंसी और नो अनरियलाइज्ड रेंट। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस क्या बोलता है? थर्ड में अब एक चीज ले लेते हैं कि व्हेन देयर इज नो वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट है, मतलब वैकेंसी नहीं है अनरियलाइज्ड रेंट है, सॉरी। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? किराएदार ने पैसा नहीं दिया, मतलब जितना मुझे मिलना चाहिए था, मेरा जितना रेंट था उसने नहीं पे किया, वो गया अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? जो मेरा जीएवी होता है उसमें से मैं माइनस करती हूँ अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब हम जीएवी वैसे निकालेंगे जैसे अब तक हमने पढ़ा है, जीएवी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये नहीं है कि जैसे मेरा अगर यहाँ पे कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि एक्चुअल रेंट जैसे 10,000 रुपये महीना है, पूरा साल घर किराए पे चढ़ा, वो लिख देगा 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट है। तो हमें जब जीएवी निकालना है तब एक्चुअल को 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करना, यहाँ अलग से होगा। वैकेंट होता तब उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा था, बट जहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड को हम यहाँ अलग से लेंगे, यहाँ पे नहीं उसको ट्रीट करना। जीएवी आपको पूरे 12 महीने के हिसाब से निकालनी है, अनरियलाइज्ड को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट जीएवी में से माइनस होती है, ठीक। कब? जब कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाई होता है। रूल 4 में कुछ हमें कंडीशन दी गई हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तभी माइनस होगा। अब बच्चे कहेंगे कि रूल 4 में ऐसी क्या कंडीशन है? कुछ गवर्नमेंट ने कंडीशन दी है कि अगर आपका किराएदार आपसे को पैसे नहीं दे रहा तो आपको कुछ उसके खिलाफ लीगल स्टेप लेने हैं, उससे पैसा निकलवाने के लिए या उससे घर खाली करवाना है। अगर आपने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं तभी अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा। कई बार होता है कि किराएदार ने पैसा नहीं दिया, उसने बोला कि मैं 1 महीने बाद 10 दिन बाद दे दूंगा, तो ये नहीं है कि वो अनरियलाइज्ड बन जाएगा। अनरियलाइज्ड का मतलब है वो दे ही नहीं रहा मेरा पैसा। अनरियलाइज का मतलब क्या? वो पैसा ही नहीं दे रहा, देना नहीं चाहता। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है अगर तू उसके खिलाफ रूल 4 सेटिस्फाई करता है, मतलब तू कुछ लीगल स्टेप उठा रहा है, कोशिश कर रहा है अपना पैसा निकलवाने की, तभी माइनस होगा, नहीं तो नहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है तभी ये माइनस होगा, अगर लिखा है रूल 4 सेटिस्फाई नहीं होता तो ये अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं होगा, ये याद रखना है। फिर आगे वही म्यूनिसिपल टैक्स माइनस हो जाएगा, फिर एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। आई होप समझ आया होगा। हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया उसने म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,50,000, फेयर रेंट है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,60,000। अब देखो उसने एक्चुअल रेंट मंथ्स में दे दिया ताकि, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, उसने बोला अनरियलाइज्ड रेंट है 40,000। म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है ओनर 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, वो अभी हम देख लेते हैं। और ये उसने साथ में लिख दिया रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है। चलो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 180 और 160, विच एवर इज लोअर 160 और एक्चुअल। अब कोई वैकेंसी नहीं है, 20,000 इंटू 12 करते हैं तो कितना आएगा 2,40,000, 160 और 240, विच एवर इज हायर। सिंपल जीएवी निकालनी है, कुछ इसमें अलग नहीं है। जीएवी कितनी आ गई 2,40,000। अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हो जाएगा क्योंकि रूल 4 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये आ गई 2 लाख। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स भी माइनस कर देते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स उसने कितना बोला है 20% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% कितना आता है 30,000। ये माइनस करके क्या आ जाएगी एनुअल वैल्यू, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, जो मेरा अनरियलाइज्ड रेंट होता है वो जीएवी में से माइनस होगा जब रूल 4 सेटिस्फाई होगा, उसका ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, जीएवी नॉर्मल निकलेगी हमारी, ठीक है। एक लास्ट और एक केस रह गया है, वो और ख़त्म कर लेते हैं। अब क्या है, हमने पढ़ा कि पहले तो दोनों ही चीज़ें नहीं थी, फिर हमने पढ़ा कि एक वैकेंसी थी अनरियलाइज नहीं था, फिर हमने पढ़ा अनरियलाइज था वैकेंसी नहीं थी। अब क्या है, दोनों ही हैं, वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है। तो जैसा हमने वैकेंसी के केस में पढ़ा था जीएवी निकालनी है, क्या पढ़ा था कि जो एक्चुअल रेंट होगा वो मेरा जीएवी हो जाएगा, वैसे ही निकलेगा और बाद में अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा। कंबाइन कर दिया दोनों रूल्स को। दोनों रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है कि जो मेरा वैकेंसी के केस में एक्चुअल रेंट को जीएवी बनाना है, अनरियलाइज बोलता है कि उसको बाद में माइनस कर देना है जीएवी में से। तो बस दोनों को कंबाइन करके करना है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसने बोला कि म्यूनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, फेयर रेंट है 1,80,000,
स्टैंडर्ड रेंट है 2,50,000, एक्चुअल रेंट है 30,000 पर मंथ, हाउस वेकेंट रहा 2 महीने के लिए, अनरियलाइज्ड रेंट है 30,000 और रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है। म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर पे कर रहा है वो 15,000 है और जो टेनेंट पे कर रहा है वो भी 15,000 है। हमें पता है जो ओनर पे करता है सिर्फ वही लेना है, तो मैंने सिर्फ ओनर वाला लिख लिया। अब चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले एक्चुअल लिख लेते हैं कितना बनेगा। वैकेंट कितना रहा 2 महीने, 12 में से 2 महीने अगर वैकेंट रहा 10 महीने किराए पे चढ़ा होगा तो 30,000 इंटू 10 कर देती हूँ, 3 लाख आ गया मेरा एक्चुअल। वैसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 लाख भी ले सकते हो, पर फिर भी मैं दिखा देती हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 2 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख विच एवर इज लोअर 2 लाख। एक्सपेक्टेड कितना आ गया 2 और एक्चुअल, वैसे एक्चुअल ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली मेरा क्या आ जाएगा GAV 3 लाख। यहाँ पे चाहे अगर वो कम भी बन रहा होता तब भी हम एक्चुअल ले लेते क्योंकि वैकेंट वाला केस था। माइनस क्या कर देते हैं अनरियलाइज रेंट 30,000 क्योंकि रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 15,000। अब क्या आ जाएगा मेरा एनुअल वैल्यू। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे चारों केस। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पहले केस में ये था दोनों चीज़ नहीं थी, फिर एक एक करके हमने इस तरीके से चारों केस कर लिए। अब हमारा मेन इसमें एक रह गया केस, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टॉपिक रह गया है। बाकी मेरे सारे टॉपिक इसके कवर हो गए। मैं इसके फिर सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जब सब कुछ कंबाइंड आएगा। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी है ये चैप्टर, और इसमें से 110% है कि न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करा दूँ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। जो मैंने कल कराया था और आज कराया था दोनों का ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के स्टार्टिंग है उसमें 3 और 4 कर लेना आप लोग। 5th भी कर लेना। 5th में याद रखना अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चे दिए हुए हैं कुछ माइनस नहीं होगा, सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा। 3, 4, 5 और शॉर्ट में आप लोग कर लो शॉर्ट क्वेश्चन में कर लो 1, 2, 3, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, 3, 4, 5 और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करा देती हूँ, ताकि बस फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब बस क्वेश्चंस करने हैं फिर सारा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना।